प्रीति एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी एक बड़े ख़ानदान में हो, जहां वो सास, नंद, देवरानी, जिठानी सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहे। जैसा उसने चाहा वैसा उसे मिलता गया और प्रीति की शादी उम्मीद के साथ यानी कि बड़े से परिवार में हो गई। शादी के बाद अपने बड़े से ससुराल में जाने की खुशी मन में दबाए वो विदा होकर आ गई। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा एक जेठ और जिठानी, नंद, नंदोए भी थे। लेकिन असल ज़िंदगी टीवी सीरियल की रिश्ता क्या कहलाता है जैसे नहीं होती, इसलिए शादी तो हो गई थी लेकिन असल झटका लगना भी बाकी था। शादी के कुछ दिन बाद देखो बच्चों, आज से आपके नाश्ते में पिज्जा, बर्गर, पिस्ता, नाश्ता जो भी खाना हो आप चाची को बता देना। चाची चटपट बनाकर तैयार कर देगी। आज से चाची आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अरे चाची, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। आप इतना टेस्टी खाना बनाती हो, मैं तो उंगली चाटता रह जाता हूँ। अब एक काम करना, शाम को मेरे लिए पिज्जा बना देना। अच्छा ठीक है, लड्डू पक्का बना दूंगी। अरे प्रीति, ये क्या ला रखा है तुमने? ऐसी कौन सी गट्ठी चिता दी है लड्डू और गुड़िया को कि दिन भर चाची चाची करते फिरते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस बच्चे हैं इसलिए थोड़ा लाड प्यार कर लेती हूँ, और क्या। दोनों देवरानी जिठानी बात कर ही रही होती है, तभी सास वहाँ आ जाती है। इतना प्रीति बहू, तुम्हारी तो इस साल सावन की पहली तीज है। अपने घर में बात कर ली ना भाई। हमारे यहाँ तो तीज तो मायके से ही आती है, बहू के यहाँ से। जी माँ जी, मम्मी का फोन आया था, वो 1-2 दिन में सब सामान भिजवा देंगी। कल आज की बात है और मैं इस प्रीति से उम्मीद करना ही बेकार है। इसके घर वालों ने तो पहली तीज ही रो रो कर भेजी थी, अब तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। प्रीति देखती है कि सास के ताने सुनकर प्रिया की आंखें भर आती है। प्रिया की माँ पिताजी नहीं थे और भैया भाभी कभी कुछ सामान भिजवा देते, कभी भूल जाते, जिसके कारण प्रिया ससुराल में ताने सुनने को मिलते थे। ये लीजिए बहन जी, ये आपकी साड़ी है और ये भाई साहब का जोड़ा, बाकी सब खाने पीने का सामान है। अच्छा प्रीति को जरा बुला दीजिए, इसने कुछ सामान मंगवाया था तो वो इसे दे दूं। अपनी समधन की बात सुनकर पुष्पा हंसते हुए प्रीति को आवाज लगाती है। जी माँ जी, ये ले बेटा तेरा पैकेट पकड़ जो तूने मंगवाया था। प्रीति पैकेट लेकर रसोई में जाती है और जिठानी के हाथों में थमा देती है। ये लीजिए भाभी, आपका पैच का गिफ्ट आपके लिए। हरी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी पैच मैके से आता है ना, मुझे अपनी बहन समझकर रख लो। आज के बाद मुझ पर तरस खाने की गलती मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकती? अपने मेके से मेरे लिए साड़ी मंगवा कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? महान बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है ना तू आपके मैके की अमीरी का ढंडूरा पीटना चाहती हो, बड़ी आई बहन बनने वाली। अब समझ में आया, ये सब माँ जी की नजर में अपना नंबर बढ़वाने का तरीका है, ताकि माँ जी समझे कि तुम बहुत महान हो। भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके लिए भी अपनी जैसी साड़ी मंगवा ली। सोचा था दोनों एक जैसी साड़ी पहनकर तीज मनाएंगे। सही कहा ना मैंने, बेचारी अनाज जेठानी को भी अपने जैसी साड़ियाँ लाकर देती हो। ये सब पैंतरेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम्हारे जैसे मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने वाली औरतों को मैं खूब समझती हूँ। कहकर प्रीति प्रिया की दी हुई साड़ी इसके हाथ में थमाकर चली जाती है और प्रीति आंसू भरी आंखों से इसे बस देखती रह जाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रिया अपने बच्चों को डांट रही थी। पूरा दिन बस खाने की फरमाइश करते रहोगे, कभी पास्ता खाना है तो कभी मैगी। पढ़ाई लिखाई में दोनों एकदम जीरो हो गए। जीरो जब से ही है, तुम दोनों चढ़ा कर रखा है, वो तो जाती है इसके साथ अपने बच्चे होते हैं, तब मैं देखती हूँ कितना लाड करती है। मामा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? प्रीति चाची तो हमें आपसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। आपसे किसने कहा हम पढ़ते नहीं हैं? शाम को जब आप सब्जी लेने जाती हो तो चाची हमें पढ़ाती हैं। ना जाने मेरे बच्चों पर कौन सा मंत्र मारा है इसने कि आज मेरे बच्चे मुंह से ही जुबान लड़ा रहे हैं। ये उससे बड़बड़ाती प्रीति के पास जाती है। अगर माँ बनने का इतना ही शौक है तो अपना बच्चा पैदा कर लो ना, मेरे बच्चों को पीछे क्यों पड़ी हुई हो? और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे बच्चों से दूरी रखना। तुमने ना जाने क्या मंत्र मार दिया है कि मेरे बच्चे हर बात में चाची चाची करते रहते हैं, जैसा कि हमने तो आज तक इनके लिए कुछ किया ही नहीं। मैं नहीं होती हूँ पढ़ाने का क्या मतलब? बच्चों के मन में यही भरना चाहती हो ना कि इनकी माँ को इनकी कोई फिक्र नहीं और चाची तो इनके लिए जान भी दे देगी। मैंने बच्चों को कोई गलत बात नहीं सिखाई। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अपनी माँ को हो, फिर भी बच्चे आपके हैं और अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं आज से आपके बच्चों से दूर ही रहूंगी।
इस घर में वो जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करती है, उल्टा उतनी ही उसकी मुसीबत गले पड़ जाती है। अगले दिन सवेरे प्रीति की नंद स्वीटी अपने पति राकेश के साथ उसके घर आती है। प्रीति पैर छूकर उनका अभिवंदन करती है। अरे आइए दीदी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हाँ भाभी, परेशान ना हो, अब आ गई हो ना तो जल्दी से जाने वाली नहीं हूँ। मतलब ये कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, इसलिए आपके पास रेस्ट करने आई हूँ। माँ बता रही थी कि आपका बड़ा शौक है सबके काम करने का, अब खूब सेवा कर लेना, बढ़िया मौका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका भी तो घर ही है। पूरी आती कार से रुको अब। प्रीति के आने के बाद अब घर का काम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। प्रीति पूरा दिन घर के काम और खाना बनाने में लगी रहती। स्वीटी की भी प्रीति पूरे मन से सेवा कर रही थी। क्या नया चलन चला रही हो तुम घर में, हाँ? और हर समय घूंघट में लिपटे हुए संस्कारी बहू बनकर क्या साबित करना चाहती हो कि ये आदर्श बहू बनकर दिखा रही हो ना? इससे कोई खुश नहीं होने वाला। बस तुम्हारे चक्कर में मुझे जरूर बातें सुनने को मिल जाती हैं। यहाँ आप देखो, तब स्वीटी के आगे पीछे घूमती रहती हो। आज तुम सर पर चढ़ाओगी ना तो आज तो कल को झेलना भी मुझे ही पड़ेगा। तुम्हें तो अच्छाई की बीमारी है ना, जरूर तुम्हें कोई अच्छाई का कीड़ा है। प्रीति बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए जिठानी के बातों का जवाब दिए बगैर वो वहां से अपने कमरे में लौट आती है। रमा अपनी बहू के आने पर बहुत खुश थी। रमा शबीद के साथ अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू आज तू ना आराम कर ले, घर को समझ ले, कल से तुझे ही तो सारा काम संभालना है ना। कोई भी जरूरत हो या कोई भी काम हो तो मुझे बता दियो। किसी भी बात को बोलने से पहले हिचकिचाना मत, हम हैं ना आपके लिए। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। शबीता बहुत ही चालाक थी, वो खुद कोई काम नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह वो रसोई में जाती है और जाते ही अपनी नंद को आवाज गाने लगती है। अरे नंद जी, जरा यहाँ आइए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो हाँ हाँ कहिए भाभी, क्या हुआ? कोई परेशानी हो रही है क्या? क्या है ना, मैं सबके लिए कुछ मीठा बनाना चाहती थी, लेकिन शादी की वजह से मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही नेल आर्ट करवाया है और अब कुछ भी काम करूँगी तो वो खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। आप बस बताती जाओ मुझे क्या क्या करना है। सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे होते हुए तुम काम करो। अरे क्या भाभी, आप भी ना, अच्छा इसमें अच्छा है या बुरा लगने वाली क्या बात है? आपकी बात भी तो जायज है ना। वैसे भी आज नहीं तो कल सब कुछ आपको ही तो करना है। सच में ना, तुम सब कर लोगी ना? मेरा मतलब है कोई परेशानी हो तो बता दो, मैं कर लूंगी। अगर एक दिन मैं कर भी लूंगी तो इसमें क्या हो जाएगा? नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं है। एक काम करो, आप यहाँ से जाओ। अगर यहाँ खड़ी रहोगी तो यही सब सोचती रहोगी। चलो फिर तो ठीक है, लेकिन खाने में ना शाही पनीर और नान बनाना, मीठे में भी खीर बना दो, और अगर कुछ बाद में याद आया तो मैं बता दूंगी तुम्हें। जी जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगी। भाभी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप जाओ आराम करो। मधु तो सारा खाना बनाने लग जाती है और श्वेता आराम करने चली जाती। अब ये तो भाई रोज हो गया, मधु सारा काम करती और सीता आराम करने चली जाती। कुछ दिनों बाद मधु अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही होती है। तभी सीता अपने शोहर अक्षय के साथ कहती है, ये आप इतनी रात में कहीं जा रही हो क्या? आपके दोस्त भी आए हुए हैं, लेकिन कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या आपका? क्या है ना, आज मैं पहली बार बाहर घूमने जा रही हूँ। माँ ने भी इजाजत दे दी है। अच्छा, लेकिन ये रसोई में तो सारा काम पड़ा है। मैंने सोचा था कि मैं अक्षय के साथ बाहर जा रही हूँ तो आप और माँ जी खाना खा लेंगी, लेकिन अब तो आप भी बाहर जा रही हो, माँ जी का क्या होगा? तो क्या हुआ, माँ के लिए कुछ बाहर से मंगवा लेंगे। अरे इतने दिनों बाद तुम मधु को बाहर घूमने के लिए माँ ने कहा है, और तुम हो कि काम की बात कर रही हो। आप सही कह रहे हो, मेरा क्या है, मैं तो बाहर से घूम कर भी आऊंगी तो भी घर के सारे काम मुझे ही करना होंगे। कोई बात नहीं, मत जाओ तुम। भाभी घर में ज्यादा काम है क्या? यहाँ तक मुझे पता है सारे काम तो मैंने कर दिए हैं। फिर अब कौन सा काम बच रहा है जो मैंने नहीं किया? वो क्या है ना, और कल के सारे कपड़े गंदे पड़े हैं और वॉशिंग मशीन भी खराब हो रही है, लेकिन कोई ना, हाथ से ही धो लूंगी। वैसे आपको पता है मायके में ना मेरे हाथ से कपड़े कभी नहीं धोए, मेरे हाथ में ना छाले आ जाते हैं। अरे भाभी तू आपको क्यों धोना है, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी। आप ना इतनी टेंशन मत लो। लेकिन तुम कैसे करोगी इतना सारा काम? तुम्हें बाहर दोस्तों के साथ भी तो जाना होगा और सुबह तक ये सारे कपड़े पड़े रहेंगे, अच्छा भी तो नहीं लगता ना। अक्षय जी, हम कभी और प्लान बना लेंगे ना घूमने का।
ये तुम क्या कह रही हो? अरे मूवी की टिकट हो चुकी है, अब आखिरी वक्त पर तुम मना कैसे कर सकती हो? और ये सब तो कल भी हो सकता है ना? कल तक घर में गंदे कपड़े रहेंगे तो माँ जी गुस्सा करेंगी। और फिर इस मूवी की टिकट का क्या होगा? भैया कोई बात नहीं, आप दोनों जाओ, मैं हूँ ना, सब कर दूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम भी तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही थी ना, फिर ये सब कैसे करोगी? देखो चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। तुम्हारी भाभी सही कह रही है, तुम जाओ, हम मूवी कभी और देखने चले जाएंगे। नहीं भैया मैं काम कर लूंगी, आप दोनों जाओ, मूवी देखने जाओ ना आराम से। और मधु फिर अपनी भाभी की बातों में फंस जाती है और उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद मधु की तबीयत खराब होती है तो वो कोई काम नहीं कर पाती। तब भी सीता इसके कमरे में जाकर कहती है, तुम यहाँ आराम कर रही हो, घर के सारे काम बिखरे पड़े हैं। अरे तुम आराम करोगी तो घर के काम कौन करेगा? चलो अब जल्दी से उठ जाओ और काम करो। भाभी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप एक काम करो, सारे काम आप ही कर लो, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर ये कोई काम नहीं करेगी तो सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। सीता अपनी अक्ल के घोड़े को काम पर लगाओ, कुछ तो सोचना होगा, वरना मुझे आज बहू रानी से नौकरानी बनना पड़ेगा। भाभी बाहर जाती हैं, दरवाजा बंद कर देना और आप मेरे लिए एक कप चाय भी बना देना। भाभी काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती। कल ना मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि अक्षय जी को मुझे लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हाँ बात करें भाभी, आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, लेकिन ये बात तो घर में किसी को भी पता नहीं। हाँ वो मैंने ही मना किया था अक्षय जी को किसी से भी कुछ बताने को, सब परेशान हो जाते हैं ना। फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब हुई है ना, जैसे तैसे मैं कर ही लूंगी। भाभी आप रहने दो, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, अब काम कैसे कर सकती हूँ, मैं ही लेती हूँ काम, आप जाओ कमरे में आराम कर लो। श्वेता अपनी नंद पर जरा भी तरस नहीं खाती और सारे काम उससे करवाती। लेकिन इस बीमार हालत में भी मधु काम कर रही होती है। श्वेता की सास रमा देख लेती है और खुद से कहती है, ये बहू रानी को हमने प्यार क्या दिया, ये तो सच में खुद को ही रानी समझने लग गई और मेरी बेचारी बेटी घर का सारा काम करती रहती है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगी, तभी इसको अक्ल आएगी। रमा अपनी बहू को बुलाती है और कहती है, पुनः अपनी नंद का सामान पैक कर दे, इसकी बुआ काफी दिनों से बुला रही थी तो वो वहाँ जा रही है। जी लेकिन नंद जी जाएगी तो घर का काम, मेरा मतलब है, सूना हो जाएगा। एक न एक दिन तो मधु को जाना ही होगा ना, जा इसका सामान पैक कर दे। सविता अपनी नंद का सामान पैक कर देती है और जब इसकी नंद सच में चली जाती है तो इससे सारा काम खुद करना पड़ता है। रमा काम पे काम बढ़ाई जा रही थी। कई दिनों तक तो यही चलता रहता है। एक दिन सविता पोछा लगा रही थी कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी रमा आती है, क्या बहू अब कैसा लग रहा है काम करके? मेरी बेटी से भी तो ऐसे ही काम करवाती थी ना, अब समझ में आया तुझे? सविता के पास अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है।